नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी ऐप पर जो है आपका स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री का हस्ताक्षर मैं आनंद सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं मॉडर्न हिस्ट्री के अपने एक नए टॉपिक के साथ। और अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो है हमने मैक्सिमम जो चीज़ें कवर की हैं वो थी आपके एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो ब्रिटिश, एंग्लो बंगाल वॉर और एंग्लो मराठा वॉर। यानी 3 दिशाओं में हम भारतीयों को हारते हुए देख चुके हैं। अब एक दिशा बची है उत्तर की, और वहां पर हो जाते हैं एंग्लो सिख वॉर। और एंग्लो सिख वॉर ही आज आपका टॉपिक है। एंग्लो सिख वॉर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बात करूं एंग्लो सिख वॉर की, तो आप क्या देखेंगे कि 2 युद्ध आपको दिखाई पड़ते हैं, 1845 से 1846, और दूसरा युद्ध आपको दिखाई पड़ता है 1848 से 1849। ठीक है, तो 1845 से 1846 और 1848 1849 की जो इस युद्ध की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें आप क्या देखते हैं कि भैया अंग्रेज सिखों को पराजित करते हैं और पूरा का पूरा सिख साम्राज्य ब्रिटिश कब्जे में आ जाता है। ठीक है, बट उसके संबंध ये बात समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पूरा का पूरा सिखों का इतिहास है कि नहीं। वो समझने से पहले हमें पूरा पूरा क्या समझना पड़ेगा, पूरा पूरा सिख इतिहास समझना पड़ेगा। ठीक है, और सिख इतिहास की शुरुआत होती है सिख धर्म के संस्थापना से। सिख इतिहास की शुरुआत कहां से होगी? सिख धर्म से। तो अगर मुझे सरल तौर पर यह पूछना पड़े कि सिख कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? आपके मन में आ जाएगा कि भाई जो पगड़ी पहनते हैं वो सिख हैं, जो सरदार हैं वो सिख हैं। बट ये पगड़ी पहनने और आपके ये पगड़ी पहनने से या आपके सरदार जैसा दिखने से ज्यादा मैं आपको बात कर सकता हूं कि सिख कौन है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? अब ऐसे में आप क्या देखते हैं कि सिख धर्म की जो है, चलिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि जो बकायदा आपके सिख धर्म के जो संस्थापक जो आपको दिखाई पड़ते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर जो है गुरु नानक देव जी जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु नानक जी का जो सिख धर्म का संस्थापना है, उसके पीछे था आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्रण। गुरु नानक देव जी ने जिस सिख धर्म की स्थापना की है, उस धर्म की स्थापना के पीछे क्या था? आपके हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का सम्मिश्रण। क्या था? हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का सम्मिश्रण था ये। अभी सब क्या बातें थोड़ा सरल तौर पे समझ लेते हैं क्या बातें। देखिए ऐसा है, भक्ति 2 प्रकार से होती है। एक होती है सगुण भक्ति, दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। इतना तो शायद आपने बेसिक तौर पर जाना ही होगा। और यदि आपको जानकारी नहीं है कि सगुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति क्या होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब ईश्वर को उसके साकार रूप में, उसको दृश्यमान रूप में पूछते हैं, उसके रूप रंग के व्यवहार के गुणों की चर्चा करते हैं, तो वो सगुण भक्ति हो जाती है। और वहीं जहां पर जब हम ईश्वर को इस रूप में पूछते हैं कि ना तो उसका कोई आकार है, ना उसका कोई रूप है, ना रंग है, ना गुण है, कुछ नहीं, बस ईश्वर है, उसकी सत्ता पे भरोसा रखते हैं और उसको सरलतम रूप में मानते हैं। उसके लिए जो है हम आपके पूजा पद्धतियों का प्रयोग नहीं करते हैं, आचरण पद्धतियों का प्रयोग नहीं करते, अंतर्मन से जब ईश्वर के अस्तित्व को भरोसा करते हैं, तो ऐसी भक्ति कहलाती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति की अगर कुछ प्रसिद्ध संतों की मैं आपसे बात करूं, तो जैसे राम भक्ति शाखा में आपको दिखाई पड़ जाते हैं तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति शाखा में आपको दिखाई पड़ जाती है मीरा दास जी। ठीक है, ऐसे ही जो है आपके जब निर्गुण भक्ति शाखा की बात करेंगे, तो इसमें आपको कौन दिखाई पड़ जाएंगे? इसमें आपको दिखाई पड़ जाते हैं सबसे प्रमुख संत गुरु नानक। उनसे भी ये कह सकता हूं कि उनके बराबर लगभग लगभग चर्चित है संत कबीर, संत रायदास, ये सब आपके निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। कि वो लोग थे जो कि धर्म के कर्मकांडी रूप को न मानकर धर्म के सबसे उदार स्वरूप को माना करते थे। समझ गए? जब आप धर्म के कर्मकांडी रूप को न मानकर धर्म के सबसे उदार स्वरूप को मानते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति शाखा। ठीक, अब यहां पर आपके सिख धर्म के पीछे हिंदू मुस्लिम संस्कृति का सम्मिश्रण कैसे था? आप देखेंगे कि इनका जो जन्म है, गुरु नानक देव जी का जन्म है, ये 1469 में तलवंडी में हो रहा है। कहां हो रहा है? 1469 में इनका जन्म तलवंडी में होता है। तलवंडी वर्तमान समय में आपको मालूम है ननकाना साहिब कहा जाता है ना? ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक, इनके पिता का नाम कालू मेहता। ठीक है, कालू मेहता था, जो कि बेसिकली खत्री ब्राह्मण थे। क्या थे? खत्री ब्राह्मण थे। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी, इनका विवाह भी बाद में किया जाता है, और इनकी पत्नी थी सुलक्षणा। कौन थी? सुलक्षणा। ठीक, इनके शिष्यों की अगर हम चर्चा कर ले, तो 2 शिष्य इनके बड़े प्रसिद्ध देखे जाते हैं गुरु नानक देव जी के। उनमें से एक थे आपके मर्दाना, ठीक है, और दूसरे थे आपके लहना, जिन्हें हम सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव के रूप में भी पहचानेंगे। ठीक है, अगर ये कभी पूछा जाए कि खुद गुरु नानक देव जी पर किसका प्रभाव था, तो गुरु नानक देव जी पर 2 सूफी संतों का काफी प्रभाव देखा जाता है। पहले थे कुतुबुद्दीन, और दूसरे थे आपके बाबा फरीद गंज शकर, जो कि पंजाबी भाषा के फाउंडर भी कह सकते हैं।
बाबा फरीद गंज शक्कर। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि वो आपके गीता के जो है कर्म प्रधान समाज को और सूफी संतों के जो संगीत के थ्रू ईश्वर को जो बिल्कुल प्रेम का की तरह मानने वाला, बिल्कुल सरतल रूप में मानने वाला जो पैटर्न है, उसी को उन्होंने संश्लेषित करके सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, अब सिखों में गुरु नानक देव जी ने जब सिख धर्म की स्थापना की तो वहीं से सिखों में जो है शुरुआत हो जाती है गुरु परंपरा की। किसकी? वहीं से सिखों में शुरुआत हो जाती है गुरु परंपरा की। और सिखों में गुरु नानक देव जी के बाद 9 गुरु यानी मिला के टोटल 10 गुरुओं की परंपरा हम देखते हैं। ठीक है, और जब हम उन 10 गुरुओं का पूरा इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले तो चलो समझ लेते हैं कि भाई आपके सिखों के 10 गुरु थे कौन कौन। ठीक है, आप सिखों के 10 गुरु जो है उनमें सबसे पहले गुरु का चर्चा आपसे मैं कर चुका हूं, नानक देव जी। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कभी कभी इनके समकालीन शासक कौन थे तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिकंदर लोदी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो है इब्राहिम लोदी जो लास्ट था, उसको का भी कार्यकाल इन्होंने देखा। इसके बाद बाबर भारत आता है, उसका भी कार्यकाल इन्होंने देखा। और फाइनली एक लंबा जीवन जीने के बाद जो है 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1539 में कहां पर? करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिखों के गुरुओं की पूरी एक लिस्ट देख लेते हैं आराम से। ठीक है, और लिस्ट देखने के बाद हम क्या करेंगे कि जल्दी से उस लिस्ट को देख के आप उसको रट लीजिएगा और फिर हम एक एक गुरु का जो है इतिहास देखना शुरू करेंगे। जैसे सिखों के सबसे पहले गुरु आपको कौन दिखाई पड़े? गुरु नानक देव जी। इसके बाद सिखों के जो दूसरे गुरु हैं वो पढ़ते हैं गुरु अंगद देव जी। कौन पढ़ते हैं? अंगद देव जी। इसके बाद जब आप देखोगे तो गुरु अमरदास जी, रामदास भी इसके पहले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए कौन दिखाई पड़ते हैं आपके? रामदास जी। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेंगे इसमें अमरदास। इसके बाद आपको दिखाई पड़ते हैं अर्जुन देव। कौन दिखाई पड़ेंगे? अर्जुन देव। इसके बाद 3 गुरु हर नाम से आएंगे। कौन कौन से? हरगोविंद, इसके बाद हर राय, और इसके बाद हरकिशन। कौन आते हैं? हरकिशन। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप क्या देखते हैं कि भैया आपके, मैं अमरदास और रामदास में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो मैं अमरदास को ऊपर कर देता हूं, रामदास को नीचे, क्योंकि रामदासपुरम की स्थापना की थी और उसी रामदासपुरम को अमृतसर के रूप में बदल देते हैं। तो यहां पर ऊपर आ जाएगा अमरदास जी और फिर नीचे आते हैं रामदास जी। ठीक है, वही मैं बीच में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। हरिकिशन जी आते हैं। हरिकिशन के बाद जो है गुरु तेग बहादुर आ जाते हैं। इसके बाद कौन आते हैं? गुरु तेग बहादुर। और उसके बाद अंतिम आ जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से सभी गुरुओं का हम क्या देखे हैं कि इनमें से लगभग लगभग जो है आप सभी गुरुओं को ये देखेंगे कि बकायदा इनका कब क्या कार्यकाल रहा है और कैसे कैसे इन्होंने जो है कैसे कैसे क्या भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो आपके गुरु नानक देव जी जो है उनके बारे में हम सारी चर्चा कर चुके हैं कि उनके बारे में क्या इतिहास था। इसके बाद जो है दूसरे गुरु जो है आपको दिखाई पड़ते हैं अंगद देव। कौन दिखाई पड़ते हैं? गुरु अंगद देव। कभी अगर इनके बारे में प्रश्न आ जाता है कि इन्होंने क्या किया, तो इनके बारे में 2 खास बातें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। किसका? अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। देखिए सिखों की आप एक जो भाषा देखते हैं, है कि नहीं, पंजाब चंडीगढ़ के क्षेत्र में जो आप सिखों की भाषा देखते हैं वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई भाषा। तो उस लिपि का विकास किसने किया? अंगद देव जी ने। इसके अलावा अंगद देव जी को आप किस व्यवस्था के लिए जानते हैं? इन्होंने व्यवस्था की थी लंगर व्यवस्था की, है ना। तो इन्होंने क्या की? लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। तो उसके लिए जो है हम आपके अंगद देव जी को धन्यवाद कर सकते हैं। भाई सब लोग लंगर तो कभी न कभी छकते ही जाके, है कि नहीं। लंगर एक शानदार परंपरा है, मैं मान सकता हूँ। जैसे हमारे क्या सनातन में होता है, भंडारा होता है। क्या होता है? भंडारा होता है। ठीक है, भंडारे की व्यवस्था थोड़ी सी लंगर से अलग होती है। भंडारे में क्या होता है कि आप लोगों को खिलाते तो, बट उसको जो बनाया जाता है, जो बनाया जाता है वो आपके उसमें सबका जो है हम ये देखते हैं कि भूमिका या भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब होता क्या है, होता यह है कि भैया लंगर में सब लोग मिलते हैं, सबको सारे काम दिए जाते हैं और काम बांटते समय, काम देते समय कभी भी ये नहीं देखा जाता कि छोटा कौन है बड़ा कौन। ठीक है कि नहीं, काम बांटते समय ये नहीं देखा जाता कि छोटा बड़ा कौन। क्लियर। तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत कौन करते हैं? आपके गुरु अंगद देव जी करते हैं। ठीक, इससे ज्यादा इनके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद जब अमरदास जी आपको दिखाई पड़ते हैं, कौन दिखाई पड़ते हैं? अमरदास जी। ठीक, जो कि देखिए हमारी लिस्ट में
पहले कहीं पर थे, इसके बाद में मैंने इसको करेक्ट किया। अब अमरदास जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो अमरदास जी के बारे में बहुत ज्यादा बातें सुनने को है नहीं। हाँ, ये है कि बावड़ी तालाब वगैरह का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, इन्होंने क्या करवाया था? बावड़ी तालाब का निर्माण कराया था। बावड़ी तालाब का निर्माण कराया। ठीक, अब इसके बाद आप क्या देखेंगे, अमरदास जी से मिलने अकबर भी पहुंचता है और अकबर ने अमरदास जी को कुछ जमीन देने का प्रयास किया, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे कुछ जमीन ले लीजिए, परंतु याद रखिएगा कि अमरदास जी ने जमीन लेने से इनकार कर दिया था। बाद में जब इनकी बेटी जो थी आपके बीबी भानी, है ना, अमरदास जी की जो पुत्री थी बीबी भानी, जब इनका विवाह होता है तो अकबर इनकी बेटी को कुछ जमीन दान देता है और अकबर इनकी शादी में उपस्थित भी रहता है। ठीक है, और जब गुरुद्वारे में जब अकबर वगैरह आते हैं तो एक जलसा होता है और वहीं से सिखों में एक परंपरा पड़ती है आनंद कारज की। किसकी? आनंद कारज की, यानी गीत संगीत करते हुए विवाह की परंपरा को एग्जीक्यूट करना। अदरवाइज के पहले थोड़ा सिंपल होता था। अमरदास जी के बाद जो सिखों के अगले गुरु बनते हैं रामदास। कौन बनते हैं? रामदास। और रामदास जी के बारे में खास बात यह थी कि अकबर इनको 500 बीघा जमीन देने में सफल रहता है। ठीक है, तो यहां पर अगला नाम किसका जाता है? गुरु रामदास जी का। ठीक, और रामदास जी के बारे में खास बात क्या थी कि अकबर ने इन्हें क्या किया? अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी। 500 बीघा जमीन दान की, और उस जमीन को इन्होंने बाद में क्या है, उस जमीन को इन्होंने फोकस करके वहां पर रामदासपुर नामक नगर की स्थापना की। रामदासपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, क्लियर। और बाद में यही रामदासपुर आपके दो नामों से जाना जाता है। यही रामदासपुर में क्या होता है कि आपके जब गुरु अर्जुन देव जी जाते हैं, कौन आते हैं? गुरु अर्जुन देव जी जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? 2 तालाबों का निर्माण कराते हैं। ठीक, इसी रामदासपुर में ध्यान से देखिए, इसी रामदासपुर में क्या होता है, जब अर्जुन देव जी आते हैं तो वो क्या करते हैं? इसी का नाम बदल के अमृतसर रख देते हैं। 2 तालाब बनाते हैं, अमृतसर और रामसर। और उसी अमृतसर में जो है, इसी अमृतसर तालाब में आपके गुरु हरमंदिर साहब की नींव रखी जाती है, जो कि बाद में क्या कहलाता है? स्वर्ण मंदिर। क्या कहलाता है? स्वर्ण मंदिर। तो ये जो रामदासपुर है ये वर्तमान का अमृतसर शहर है, और इसकी स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने की। इसकी स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने की। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब एक और बात निकल के आती है कि रामदास जी के समय से ही आपके गुरु का पद वंशानुगत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव को अगला गुरु जो है घोषित कर दिया, तो इनके समय से ही पद जो है वो क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है, गुरु का पद। ठीक, वरना अभी आप देखोगे तो अंगद देव जी शिष्य थे, अंगद देव जी के शिष्य अमरदास जी थे, उनके शिष्य रामदास जी थे, बट रामदास जी के बाद से जो है गुरु पद क्या होता है? आपके पूरे का पूरा ये वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपके रामदास जी के बाद जो है गुरुओं का जो परंपरा है उसमें अगले गुरु कौन दिखाई पड़ते हैं आपको? उसमें अगले गुरु आपको दिखाई पड़ते हैं गुरु अंगद देव, अर्जुन देव, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव के बारे में सवाल काफी बन जाते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने क्या किया, ये जो शिष्य भी थे और दामाद भी थे अमरदास जी के, जो है सॉरी पुत्र थे आपके ये रामदास जी के। और आप क्या खास देखोगे कि अर्जुन देव जी को इन्होंने क्या किया था? आपके अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब बनवाए थे। अमृतसर व संतोषसर नामक तालाब बनाए। इसके अलावा क्या करते हैं? इसी अमृतसर में जो है एक गुरुद्वारे का निर्माण कराते हैं तालाब में, और वही गुरुद्वारा बाद में क्या कहलाता है? जाके स्वर्ण मंदिर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तीसरी एक और खास चीज जो निकल के आती है कि गुरु ग्रंथ साहिब का कंपाइलेशन इनके समय पूरा हो जाता है। इन्हीं के समय क्या संकलित की गई? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इनके समय पूरा हो जाता है। अगर कभी आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें किन किन गुरुओं का जो है उल्लेख किया गया है, तो उनमें आप देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो उल्लेख है आपके कबीरदास जी का है। सबसे ज्यादा जो पंक्तियां ली गई हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, किसकी ली गई हैं? कबीरदास जी की ली गई हैं। इसके बाद इसमें जो है आपके कुछ पंक्तियां जो है आपको दिखाई पड़ती हैं किसकी? कुछ पंक्तियां इसमें जो है आपको दिखाई पड़ती हैं बाबा फरीद की। ठीक है, रामानंद जी की भी कई पंक्तियां इसमें आपको देखने को मिलेंगी। गुरु ग्रंथ साहिब की मैं बात कर रहा हूं, रामानंद जी की भी कुछ पंक्तियां आपको इसमें दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा रैदास, ठीक है, रैदास भी इसमें दिखाई पड़ेंगे आपको। अब बताने को देखो बहुत सारे लोग हैं, रैदास भी दिखाई पड़ेंगे, सेना भी, संगना भी, जयदेव ब्राह्मण भी, ये सारे लोग इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। बट जो प्रोमिनेंट संत हैं मैंने उनकी चर्चा आपसे कर ली।
अब अगर कभी सवाल आ जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब में किन सिख गुरुओं का उल्लेख है या किन सिख गुरुओं की विचारधारा भी रखी गई है, तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग लगभग 4 गुरु के नाम आपको दिखाई पड़ते हैं कि कौन कौन से सिख गुरु भी उसमें शामिल हैं जिनकी बात इसमें की गई है। तो वो आ जाते हैं गुरु नानक देव जी, दूसरे आ जाते हैं गुरु अंगद देव जी, है ना, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। इनके पिता रामदास जी और खुद गुरु अर्जुन देव जी की, इन 4 गुरुओं की जो है आपके इस गुरु ग्रंथ साहिब में चर्चा की गई। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में सिंपल सी बात है, आपके निर्गुण भक्ति और उदार भक्ति शाखा, जो उदार भक्ति है इसी की चर्चा की गई है। मैक्सिमम बातें आपको दिखाई पड़ती हैं वो ऐसी भक्ति की बात करते हैं कि आप ईश्वर को बिल्कुल सरलतम रूप से मानिए, उसके सत्ता को स्वीकार कीजिए, उसकी सत्ता को बिल्कुल सरलतम रूप से मानने के तैयार रहिए। किसी भी कर्मकांड में पढ़ने के लिए, किसी भी परंपरा पद्धति में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक चीज जो है आपके गुरु अर्जुन देव के साथ होती है। अर्जुन देव के समय ही आपके इनका सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली बार हो रहा है मुगलों से संघर्ष। क्या हो रहा है? मुगलों से इनका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और मुगलों से संघर्ष प्रारंभ कैसे होता है? मुगलों संघर्ष ऐसे प्रारंभ होता है कि जहांगीर का एक पुत्र था, ठीक है, जहांगीर का एक पुत्र था शहजादा खुसरो। कौन था? शहजादा खुसरो। तो शहजादा खुसरो ने जब विद्रोह किया तो ये आपके जो है शरण कौन देगा इनको? इनको शरण अर्जुन देव जी ने दी। जब ये भाग के जाता है तो इनको शरण दी अर्जुन देव जी ने। और फिर जहांगीर क्या करता है, इसी एक अपराध के दंड के स्वरूप में, है कि नहीं, इसी अपराध के दंड के स्वरूप में क्या होता है, आपके जहांगीर द्वारा अर्जुन देव की हत्या करवा दी जाती है। ये कितनी बड़ी बात है, अर्जुन देव की हत्या करा दी गई। ठीक है, ये मैं सारी लिख लिख की चीजें इसलिए बता रहा हूं भैया ताकि आपके पास नोट्स अवेलेबल रहे। ठीक है, ये पीडीएफ आपके पास नोट्स के तौर पे जाएगी, अदरवाइज ये सारी बातें मैं वर्बली आपके सामने बता सकता हूं। ठीक है, तो जब अर्जुन देव की हत्या करवा दी जाती है जहांगीर द्वारा, ये वो समय था जब सिखों को अब ऐसा लगा कि नाउ टाइम हैज कम टू चेंज। ठीक है, क्योंकि इसके बाद सिखों के मुगलों से संबंध जो है हमेशा के लिए खराब हो गया। मुगलों का सिखों के ऊपर जो दमनकारी जो है आपके एक्शन है वो लगातार जारी रहा। और जब सिखों के ऊपर इस प्रकार का उनके अस्तित्व का संकट आएगा तो उस अस्तित्व के संकट को कौन दूर करेगा? उस अस्तित्व के संकट को डील करते हैं गुरु हरगोविंद जी। कौन? गुरु हरगोविंद जी। समझ रहे हैं? अब हुआ क्या कि अर्जुन देव के जो बेटे हैं, अर्जुन देव के बेटे कौन बनते हैं? हरगोविंद जी। इनकी शुरुआत ही बड़ी धुआंधार होती है। कैसे? जब अर्जुन देव पर फाइन लगाया गया था तो अर्जुन देव ने कोई भी फाइन देने से इनकार कर दिया गया था। बाद में क्या किया गया, आपके चंदू शाह को भेजा गया कि चलो भाई तुम हत्या कर दो जाके। चंदू शाह ने हत्या कर दी। और उसके पहले जब फाइन नहीं दे पाए थे तो हरगोविंद को गिरफ्तार करके इनको ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था। हरगोविंद जी गुरु बनने से पहले ग्वालियर किले में ये 2 वर्ष कैद थे। ठीक है, तो अगले गुरु जो सिखों के बन जाते हैं, चलिए जल्दी से लेते हैं डिटेल गुरु हरगोविंद जी की। गुरु हरगोविंद, चलिए इनके समय में भी बहुत सारे बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। गुरु हर जो है आपके हरगोविंद जी जो है, इनके समय में बहुत सारे बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। और बड़े चेंजेस कैसे थे? जैसे आपने देखा कि यहाँ पर इनका संघर्ष किससे होता है? मुगलों से होता है। मुगल यहाँ पर जो है एक सैन्य ताकत के रूप में इनको लगातार दबाने का, गिराने का प्रयास करेंगे। और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर क्या किया जाएगा? उसके प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर किया यह जाएगा कि सिखों को एक सैनिक कम्युनिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। सिखों का सैन्यकरण किया। क्या किया? सिखों को मिलिटाइज किया, सिखों को एक मिलिटेंट पावर बना दिया आपके गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है, हर सिख के लिए इन्होंने सैन्य शिक्षा अनिवार्य कर दी। हर सिख के लिए इन्होंने क्या कर दिया? सैन्य शिक्षा अनिवार्य कर दी। अकाल तख्त की बड़ी चर्चा होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। 12 फीट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण कराया। ये वही सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी गई। ठीक है, तो अकाल तख्त का निर्माण भी कराया जाता है। आ रही बात समझ में? अब इन्होंने क्या किया, अमृतसर शहर को मुगलों से सुरक्षित करने के लिए अमृतसर शहर की किलेबंदी की। अमृतसर शहर की किलेबंदी की। ठीक है, इसके अलावा क्या देखोगे? इसके अलावा ये देखोगे कि बकायदा इन्होंने सिखों में मांसाहार की अनुमति भी इन्होंने दी। अब वो एक पुराना परसेप्शन था कि अगर आप मांसाहार करोगे तो शारीरिक रूप से मजबूत होगे। उसी परसेप्शन की जो है वजह से शायद ऐसा हुआ होगा कि सिखों को मांसाहार अलाउ करना पड़ा। ठीक है, इन्होंने बोला कि आप 2 तलवारें रखेंगे, पीरी और मीरी, है ना। इन्होंने क्या बोला
कि हर सिख को चाहिए कि वो 2 तलवारें रखे, और 2 तलवारें कौन सी? वो 2 तलवारें होंगी पीरी और मीरी। पीरी, पीरी यानी आपके धर्म की रक्षा के लिए, पीरी यानी धर्म की रक्षा, और मीरी यानी स्वयं की रक्षा। मीरी यानी स्वयं की रक्षा। तो पीरी और मीरी जैसी इन्होंने 2 तलवारों की बात कही, किसने? गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है कि नहीं? तो हरगोविंद जी के बारे में अब इससे ज्यादा ना पूछा जाता है, ना ही आपको इससे ज्यादा जो है जानने की जरूरत है कि नहीं? चलिए, अगले गुरु बन जाते हैं गुरु हरराय। अगले गुरु कौन निकल के आ रहे हैं? वो आ रहे निकल के गुरु हरराय। समझिएगा, गुरु हरराय के बारे में भी जो है कहानियां बड़ी जबरदस्त है। गुरु हरराय जी जब से गुरु बनते हैं उस समय मुगलों में आपके दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में सत्ता के लिए युद्ध चल रहा था। उस समय काफी जो है संघर्ष चल रहा था। मैं दारा शिकोह के बारे में बताऊं तो दारा शिकोह एक नैतिक व्यक्ति था जिसका सभी धर्मों पर बराबर विश्वास था और वो बड़ा सम्मानित व्यक्ति था, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। जबकि औरंगजेब उसकी तुलना में ना तो उतना ज्ञानी था, ना ही उतना जो है आपके विवेकशील था, वो कट्टर था और काफी संकुचित सी विचारधारा का था औरंगजेब। इन दोनों के बीच में जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो आपके गुरु हरराय जी द्वारा नैतिक समर्थन दिया गया किसको? दारा शिकोह को। और जब फाइनली दारा शिकोह को युद्ध में पराजित करके औरंगजेब के हाथ में मुगल सत्ता आती है तो औरंगजेब गुरु हरराय को दिल्ली बुलाएगा, कहेगा कि आप दिल्ली आइए। और ऐसे में जब हरराय क्या होंगे, दिल्ली आने से इनकार कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे रामराय को दिल्ली भेजते हैं। अब सभी के सभी ये सोच रहे थे कि शायद रामराय की हत्या कर देंगे औरंगजेब, लेकिन यहां पर कहानी बदल जाती है। यहां रामराय ने राजनीतिक खेल खेलने शुरू कर दिए। ठीक है, और रामराय ने जो है आपके राजनीतिक खेल कैसे शुरू किया कि औरंगजेब से इनकी जो है मित्रता काफी अच्छी हो गई। और औरंगजेब से जब इनकी मित्रता काफी अच्छी हो जाएगी तो ये बात गुरु हरराय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और गुरु हरराय को जब ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है तो ऐसे में क्या करते हैं, रामराय को उत्तराधिकारी यानी अगला गुरु बनने से रोक लेते हैं और वो एकदम 7 वर्ष के नन्हे से बेटे गुरु हरकिशन को वो अगला गुरु घोषित कर देते हैं। ठीक, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी निकल के आती है कि गुरु हरराय ने किसको नैतिक समर्थन इन्होंने दारा शिकोह को दिया। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, पुत्र रामराय जो है और औरंगजेब की जो मित्रता थी उससे इन्हें बड़ी समस्या थी। मित्रता से नाराज होकर अगला गुरु अपने पुत्र हरिकृष्ण को बनाया। अगला गुरु किसे बना दिया? हरिकृष्ण को बना दिया। अब हरिकृष्ण साहब जो है वो बहुत लंबा जो है समय जी नहीं पाते। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं, आपको दिल्ली में एक दिखाई पड़ता है गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता? अभी मैं उसकी चर्चा करता हूँ, हरमंदिर साहिब किसके याद में बनवाया गया। सिखों के जो अगले गुरु बनते हैं वो बन जाते हैं गुरु हरिकृष्ण। कौन बन जाते हैं? गुरु हरिकृष्ण। और गुरु हरिकृष्ण के बारे में अगर हम बातचीत देखें तो गुरु हरिकृष्ण के बारे में खास बात यह है कि चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? इनकी चेचक से मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी चेचक से मृत्यु हुई थी उस वर्ष इनकी अवस्था केवल 10 वर्ष की थी। ठीक है, और इन्हीं की याद में आपके दिल्ली में जो है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा बनाया गया। इनकी याद में कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया है? बांग्ला साहिब गुरुद्वारा जो है बनाया गया। ठीक है, अब हरिकृष्ण के बाद जो है अगला मौका है गुरु तेग बहादुर जी का। किसका? गुरु तेग बहादुर जी का। तेग बहादुर सच में बड़े बहादुर थे। ठीक है कि नहीं? और गुरु तेग बहादुर जी की मैं बात करूं तो काफी बातें इनके बारे में भी जो है आपको जानने को मिलेंगी। ये सेकंड लास्ट धर्मगुरु थे गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर आप समझिए कि औरंगजेब ने उस समय एक पॉलिसी अपनाई थी मंदिर मस्जिदों मतलब मंदिरों को तोड़ने वाला। तो इन्होंने क्या किया कि औरंगजेब की ये मंदिर तोड़ने की जो नीति थी उसकी आलोचना कर दी, है ना? चलो मैं पहले बता देता हूँ इन्होंने क्या किया कि औरंगजेब की जो मंदिर तोड़ने की नीति थी उसकी आलोचना की। इसके एवज में औरंगजेब क्या करता है, इनको दंड देने के लिए इनको गिरफ्तार करवाता है और दिल्ली के किले में जो है पहले रखता है, इसके बाद जो है मतलब पहले आगरे किले में रखता है, इसके बाद इनको दिल्ली ले आता है। अब इन पर और इनके परिवार पर एक प्रेशर बिल्डअप करता है थ्रू टॉर्चर कि आप जैसे चाहे इस्लाम अपना लीजिए, हम आपकी जान बख्श देंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने क्या किया, अपनी बात पर टिके रहे और फाइनली उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। ये दूसरा मौका था जब किसी सिख गुरु की हत्या या किसी सिख गुरु की मौत का कारण कोई मुगल बन रहा है, कोई मुगल बादशाह बन रहा है। इसके पहले आपने गुरु अर्जुन देव जी के मामले में देखा कि जहांगीर ने किस प्रकार से जो है उनको मृत्युदंड दिलवाया। ठीक है,
और अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु का कारण बन जाता है दूसरा मुगल बादशाह, और वो है औरंगजेब। ठीक है, और जब इनको आपके मृत्युदंड दिया गया तो उसकी याद में इनके नाम पर एक गुरुद्वारा बनाया गया, और वो गुरुद्वारा है शीशगंज गुरुद्वारा। कौन सा है? शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो आपके जो है गुरु तेग बहादुर जी के बारे में लगभग लगभग इतनी बातें पूछी गई हैं, तो जल्दी से लिख लेते हैं। औरंगजेब की मंदिर तोड़ने वाली नीति की आलोचना की, वाली नीति की आलोचना की, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, और उसका परिणाम क्या निकल के आता है? देखिए, परिणाम स्वरूप दिल्ली में औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी जाती है इनको। क्या दी गई? औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, अब इसके बाद जब हम चल रहे हैं तो सिखों के अंतिम गुरु की तरफ चल रहे हैं, और सिखों में जो है आपके अंतिम गुरु जो है वो है आपके गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। पटना में इनका जन्म होता है, समझ गए? और पटना में जन्म होने के बाद आप ये मान लीजिए कि ये दूसरा मौका था जब किसी सिख गुरु की हत्या करवाई गई है गुरु तेग बहादुर जी की। तो इस बार फिर से एक बार क्या होगा, मुगलों में सिखों में एक संगठनात्मक शक्ति का सृजन होगा। एक बार फिर से इनके भीतर जो है अपने गुरु की हत्या के विरोध में एक दूसरे के साथ राजनीतिक एकता और धार्मिक एकता की जो है भावना विकसित होगी। उसका प्रभाव गुरु गोविंद सिंह जी पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे इनको संत सिपाही बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? संत सिपाही बोला जाता है। पंच प्यारे जो है सिख धर्म में 5 सबसे बेहतरीन जो आपके माने जाते हैं, किसी भी गुरुद्वारा चलाने के लिए पंच प्यारे चुने जाते हैं। तो पंच प्यारे का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं के बारे में है, इन्हीं के समय आया। पंच ककार यानी सिखों को कोई 5 चीजें लगातार धारण करनी ही करनी पड़ती हैं किसी भी दशा में, वो पंच ककार कॉन्सेप्ट भी है जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी के कार्यकाल में ही आया। ठीक है, और ये सिखों के जो थे आप ये मान लीजिए कि अंतिम गुरु थे। समझ रहे हैं? इन्होंने ही क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ यानी शुद्ध, जो एकदम विशुद्ध आपके सिख धर्म के जो सन्यासी होते हैं उन्हें हम खालसा पंथ से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम इनके निकल के आते हैं। जैसे पंच प्यारे अगर आप पूछेंगे कभी कि भाई वो जो पंच प्यारे थे, कभी कभी तो हालांकि आज तक कभी पूछा नहीं गया है कि वो जो पंच प्यारे थे उनमें था कौन कौन, बट अगर मुझे बताना पड़े कि उन पंच प्यारों में कौन कौन लोग थे तो मैं आपको बताऊं कि लाहौर का एक था व्यक्ति दयाराम खत्री। ठीक है, वो था। दूसरा व्यक्ति जो था वो दिल्ली का धर्मदास जाट था। ठीक, तीसरा व्यक्ति था बीदर का साहब चंद्र नाई। चौथा व्यक्ति था द्वारिका का माखम चंद्र हिम्बा, और पांचवा व्यक्ति था जगन्नाथ का हिम्मत राय धीवर। ये वो 5 लोग थे जो कि आपके गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारे वाली श्रेणी में शामिल थे। ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब से बकायदा एक मनसब भी प्राप्त होता है, यानी वो औरंगजेब के मनसबदार भी थे। और 1708 में जब एक पठान द्वारा इनकी हत्या की जाती है, उस दौरान ये आपके औरंगजेब के एक सैन्य अभियान को ही लीड करने गए थे नांदेड़ महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जल्दी से गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जितनी बातें हैं लिख लेते हैं, इसके बाद देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ सिखों का। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में खास बात क्या है कि ये 10वें और अंतिम गुरु थे। ये सिखों के क्या थे? 10वें और अंतिम गुरु। इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। ठीक है, इन्हें ही क्या बोला जाता है? संत सिपाही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संत सिपाही बोला जाता है। मुगलों से इन्हें मनसबदारी भी प्राप्त होती है। मुगलों से इन्हें मनसबदारी प्राप्त होती है। पंच प्यारे की जो अवधारणा है वो भी इन्हीं के समय ही आती है। ठीक है, और सिखों की जो एक बड़ी पवित्र इनकी परंपरा है वो है पंच ककार की। कहेगी पंच ककार यानी कोई 5 चीजें जिनका का से शुरुआत होता है। उसमें देखिए केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा। ये वो 5 चीजें हैं जो सिख हर परिस्थिति में धारण करेंगे। तो वो जो पंच ककार कॉन्सेप्ट आया है वो भी आपके गुरु गोविंद सिंह जी के समय काल में ही आया है। बता रही समझ कि नहीं? तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी आ चुके हैं। अब इन्होंने क्या ऐसा क्यों किया कि इन्होंने गुरु परंपरा जो है समाप्त कर दी, और इन्होंने बोला कि अब अगला गुरु कोई व्यक्ति नहीं होगा। यहां से सिखों में गुरुओं की परंपरा समाप्त हो जाती है, और अगला गुरु जो है वो इनकी अपनी आदर्श संहिता है पुस्तक, वो है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको बना दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो है अपनी अगली जो है आदर्श पुस्तक बना दिया,
और तब से लेकर आज तक सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब को ही 11वें और अंतिम गुरु के रूप में देखा जाता है। पता नहीं समझ के नहीं, इसके बाद जो है सिखों में कोई भी गुरु परंपरा जो है बनता नहीं है व्यक्ति। अब देखिए यहां पर समस्या क्या आती है, यहां पर समस्या एक ऐसी आ गई है कि सिखों को भले ही आपके गुरु ना मिले, परंतु एक जो है नियंत्रण की जो है लिए एक नेतृत्व जो है पुंज की जरूरत तो है। और सिखों को इस नेतृत्व पुंज की आवश्यकता क्यों है, पहले इसके लिए हम देख लेते हैं सिखों का जो राजनीतिक विस्तार है उसमें इनको समस्या या चुनौतियां मिल कहां से रही थी। ठीक है, जब आप वो समझ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सिखों को क्यों अपने आप को एक मिलिट्री कम्युनिटी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ा। देखिए सिखों में जब आप देखेंगे कि इनको सबसे पहले तो चुनौती एक तरफ मिल रही थी मुगल से। देखिए सिखों की जो क्लस्टरिंग थी वो आपके कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, एक छोटे से क्षेत्र में, इस छोटे से क्षेत्र में आपके सिखों का विस्तार था। ठीक है, अब सिखों में शुरुआत में चुनौती देखिए कौन बनता है। सिखों के लिए शुरुआत में चुनौती आपके भारत की सीमा के भीतर पहले बन जाते हैं मुगल्स और बाद में बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले कौन बन जाते हैं, मुगल्स, और बाद में बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। वही सिखों के लिए बाद में चुनौती कौन बन जाता है, इनके पश्चिम में चुनौती इनको अफगानों से मिल रही थी। किससे, अफगानों से, दुर्रानी वंश से। तो आप क्या देख रहे हैं कि सिख कम्युनिटी आपके दो मुस्लिम पावर्स के बीच में दबी कम्युनिटी थी, जिस पर कभी पश्चिम से अफगान अटैक करते थे तो पूरब से मुगल्स अटैक करते थे। और जब यहां पर इस प्रकार से इनके ऊपर अस्तित्व का संकट आता है तभी जाकर क्या होता है कि ये कंसेप्ट आता है कि चलो भाई गुरु परंपरा भले हम समाप्त कर दें, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई ना कोई अपना मिलिट्री कमांडर तो बना के रखनी पड़ेगा। बाद में हम क्या देखते हैं कि बाद में मिलिट्री कमांडर्स जो है आपके दो मिलिट्री कमांडर्स इनके बाद देखे जाते हैं, और उनमें एक नाम था बंदा बहादुर का। किसका, बंदा बहादुर का, जो कि आपके गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिखों का अगला कमांडर बनता है। जम्मू के राजौरी का रहने वाले थे ये, और एक हिरनी का इन्होंने शिकार किया, और वास्तव में हिरनी गर्भवती थी। ये बात देखकर उनका मन कबलित हो जाता है और फिर वो क्या करते हैं कि सन्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी जो है यही इस बंदा बहादुर को यानी लक्ष्मण सिंह को सिख धर्म में कन्वर्ट करते हैं। बाद में एक नाम देते हैं बंदा बहादुर। ठीक है, तो बंदा बहादुर 1708 से 1717 तक, जब तक फर्रुखशेर की हत्या नहीं करवाता तब तक सिख धर्म का नेतृत्व करते हैं। इसके बाद लगातार बहुत सारे लोग आते हैं। इसके बाद बहुत, जैसे एक आपके अगले व्यक्ति जो है इनको दिखाई पड़ेंगे कपूर सिंह। कौन दिखाई पड़ते हैं, कपूर सिंह। ये लोग भी जो है लीड करना शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, सिखों का जो राजनीतिक एकीकरण है वो विघटित होता चला जाएगा। गुरु परंपरा समाप्त हो गई तो गुरुओं की परंपरा समाप्त होने की वजह से सिखों की जो एकता है उस पर काफी जो है बुरा असर पड़ता है। ठीक है, और फिर आप क्या देखेंगे कि ये सारे के सारे सिख कम्युनिटी आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इस पूरे के पूरे पंजाब क्षेत्र में 12 मिसलों में। ये सब के सब किसमें बढ़ जाएंगे, पंजाब में लगभग लगभग 12 मिसलों बन जाएंगे। कुछ कुछ किताबों में सोर्स 18 मिसलें भी दी हुई है। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में जो है आपके 18 मिसलों की चर्चा भी की गई है, बट 18 मिसलों तक आपको जाना नहीं है। ठीक है, 18 मिसलों तक आपको नहीं जाना है। चलिए अब यहां पर समझ लेते हैं कि मिसल क्या है कि नहीं, क्योंकि जब तक आप मिसल नहीं समझेंगे तब तक गड़बड़ा मामला ये जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे मिसल होता है क्या। देखिए मिसल एक फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। अब यहां पर बराबर शब्द का प्रयोग तो जो है मिसलों के बारे में कोई बात क्लियर नहीं कर पाएगा, इसलिए आप एक बात ये समझ लो कि मिसल का एक आप ये मतलब मान सकते हैं कि पंजाब के इस छोटे से क्षेत्र में 12 लोग जो है या 12 राज परिवार जो है वो अलग अलग क्षेत्र में यहां पर जो है रूल कर रहे थे। ठीक है, अब इन 12 मिसलों का अगर मुझे नाम लेना पड़े तो चाहो तो लिख लो। इन 12 मिसलों में जो प्रसिद्ध मिसलें थी उनमें सबसे प्रसिद्ध मिसल थी भंगी मिसल, दूसरी है अहलूवालिया, तीसरी है रामगढ़िया, कन्हैया, फैजल्लापुरिया, फूल चकिया, और एक और महत्वपूर्ण जो है मिसल पड़ जाती है वो कहलाती है सुकर चकिया। सुकर चकिया को याद रखिएगा, सुकर चकिया मिसल से ही आपके सिख साम्राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह का उदय होने वाला है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि पंजाब का लगभग जो आपके डेवलपमेंट देख रहे हो 12 मिसलों में देख रहे हो आप। ठीक है, और इन 12 मिसलों का किसी का भी भविष्य देखिए सुरक्षित नहीं है। पूरब में इनको मुगलों से खतरा है, पश्चिम में इनको अफगानों से खतरा है। और जब कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो यहां पर अब एक मिसल है जिसके नेतृत्व में पूरा का पूरा सिख साम्राज्य का इतिहास लिखा जाएगा, और ये मिसल है सुकर चकिया मिसल, जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की। कौन सी मिसल है ये, सुकर चकिया मिसल। ये बात सन 1780 के आसपास की है, और सन 1780 में इस सुकर चकिया मिसल के जो प्रमुख थे वो थे महासिंह। इस सुकर चकिया मिसल के प्रमुख कौन थे, वो थे महासिंह। और महासिंह को एक महालायक कह सकता हूं, महाकाबिल औलाद पैदा होती है सन 1780 में, और उस औलाद का नाम रखा जाता है रणजीत सिंह। क्या नाम रखा जाता है, रणजीत सिंह। बाद में यही महाराजा रणजीत सिंह बनते हैं और बाद में यही सिख साम्राज्य के संस्थापक बनते हैं। ठीक है,
मैं बात जब रणजीत सिंह की कर रहा हूं तो रणजीत सिंह को बहुत कम उम्र में ही लगभग 10 वर्ष में अपना पहला युद्ध लड़ना पड़ा था और 1792 में इनके ऊपर मिस्र की जो है जिम्मेदारी आ गई। क्यों? क्योंकि 1792 में ही महासिंह ऑफ हो जाएंगे और ऐसे में 1792 में ही क्या हो जाएंगे, ये मिस्र के प्रमुख बन जाएंगे। केवल 12 वर्ष की अवस्था थी इनकी और 1792 में मिस्र के मुखिया बनते ही महाराजा रणजीत सिंह का जो है संघर्ष शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो इनका संघर्ष क्या था? सबसे पहले इनका संघर्ष था अपनी आंतरिक चुनौती। और इनकी आंतरिक चुनौती क्या थी? इनकी आंतरिक चुनौती थी कि पहले तो सारी की सारी सिख ताकतों को एक करना, सारी की सारी मिसलों को एक करना। क्योंकि जब तक मिसलें एक नहीं होंगी, जब तक इनके भीतर सामाजिक राजनीतिक चेतना नहीं पैदा होगी, जब तक इनके भीतर सामाजिक राजनीतिक एकता पैदा नहीं होगी, तब तक आप ये समझ लीजिए कि सिख कभी भी ना तो ताकत बन पाएंगे और ना ही कभी इनका राजनीतिक अस्तित्व रह पाएगा। तो 1792 से लेकर 96 तक के बीच में इनका एक प्रयास रहता है मिसलों का एकीकरण। 1792 से 96 के बीच में इनका क्या एक प्रयास रहता है कि इन्हें सारी की सारी मिसलों का एकीकरण करना है। और मिसलों का एकीकरण करने के पीछे इनकी जो पॉलिसी थी उसकी तुलना हम अकबर से कर सकते हैं। जहां मौका पड़ा इन्होंने मिस्र मुखियाओं को टाइट किया, जहां मौका पड़ा उनसे प्यार से बातचीत की और कई मिसलों के साथ तो इनके वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं जैसा कि अकबर करते थे। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में एक बड़ी सफलता तब लग जाती है जब 1799 में इन्हें लाहौर पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। 1799 में जब ये लाहौर पर अधिकार प्राप्त करते हैं, बस वहीं से स्थापना हो जाती है सिख साम्राज्य की। ये लाहौर पर अधिकार के पीछे भी कहानी थी। अफगान शासक जमान शाह क्या करता है, इनके ऊपर अटैक करता है और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है। बट होता क्या है कि खुद उसके अपने काबुल में तख्ता पलट यानी कूप की खबर उसको मिल जाती है, तो वो बस तेजी से वापस भाग रहा था। वापस भागते समय क्या होता है कि उसकी जो नाव है, उसकी जो तोपें हैं वो चेनाब में फंस जाती है। ठीक है। तो जमान शाह फिलहाल तोपों का ख्याल नहीं रखता है, वो चुपचाप अफगानिस्तान लौट जाता है और बाद में क्या करता है, रणजीत सिंह को एक पत्र लिखता है कि आप तोपें वापस लौटा दीजिए। तोपें वापस लौटाने के गिफ्ट के तौर पे 1798 में आपके रणजीत सिंह को क्या किया जाता है, लाहौर का गवर्नर बनाया जाता है और अंततः 1799 में महाराजा रणजीत सिंह बन जाते हैं सिख साम्राज्य के संस्थापक। समझ गए? ये क्या बन जाते हैं? सिख साम्राज्य के संस्थापक बन जाते हैं। और इस सिख साम्राज्य के संस्थापक लाहौर को अपना केंद्र बनाकर सिख साम्राज्य का विस्तार करते हैं, है ना। तो यहीं से स्थापना होती है सिख साम्राज्य की। किसकी स्थापना हो रही? सिख साम्राज्य की। इसके बाद आपको महाराजा रणजीत सिंह का केवल केवल विस्तार ही सुनना है। और विस्तार जब आप सुनेंगे तो देखिए क्या है। विस्तार के अगले क्रम में 1805 में, कब? 1805 में इनका अधिकार हो जाता है अमृतसर पर। ये कहां अधिकार कर लेते हैं? अमृतसर पर। ठीक। और अमृतसर पर अधिकार वास्तव में इन्होंने भंगी मिसल से छीन के किया था। ठीक है। अमृतसर को इन्होंने किससे छीना था? भंगी मिसल से। इसलिए इस तौर पे आप जब जो है दो चीजें खास ध्यान दे रहे हैं, लाहौर जो सिख साम्राज्य की राजनीतिक राजधानी थी वो भी रणजीत सिंह के जो है कंट्रोल में आ चुकी है, और अमृतसर जो इनकी धार्मिक राजधानी है रणजीत सिंह जी की या सिखों की, वो भी आपके रणजीत सिंह के नेतृत्व में आ चुकी है। और अब इसके बाद से रणजीत सिंह कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, इसका ये लिटरली मतलब ये नहीं कि पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, समझ है? इसका लिटरली मतलब ये है कि इसके बाद रणजीत सिंह जी जो है आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। जैसे 1806 में ये लुधियाना पे अटैक करेंगे और लुधियाना जीत लेंगे। ध्यान से देखिए, 1806 में क्या जीते हैं? लुधियाना जीत लेंगे। 1807 में ये अंबाला जीत लेते हैं। ठीक। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोना डिस्कस अबाउट that he is going to cross river Satluj first ever. ठीक, he is going to cross which river? Satluj. और 1808 में प्रथम बार इन्होंने सतलज पार करके पूर्व की तरफ विस्तार किया। ध्यान से देखिए जरा नक्शे पे, ये देखिए यहाँ आपके शकीला दर्रे से जो है सतलज कुछ इस तरह से पंजाब से होते हुए बह के चली जाती है। ठीक है। ऐसा पहली बार था कि रणजीत सिंह सतलज को पार करके पूर्व की तरफ अपना विस्तार करना शुरू करेंगे और बड़ा सफल प्रयास करते हैं, जिसको लेकर अंग्रेजों के मन में काफी शंकाएं पैदा होती हैं और यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स बदलती हुई दिखाई पड़ी। ठीक है। तो क्या करते हैं कि इन्होंने 1808 में प्रथम बार सतलज पार की। ठीक, ये खास बात आपके महाराजा रणजीत सिंह के विस्तार के बारे में आपको दिखाई पड़ेगी। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है साल 1809, और 1809 जो है वो पॉपुलर है ट्रीटी ऑफ अमृतसर के लिए, जो कि सिखों और अंग्रेजों के बीच में हुई बहुत निर्णायक ट्रीटी थी। और इसी ट्रीटी के जो है आप उल्लंघन के तौर पर जो है देखेंगे कि पहला एंग्लो सिख वॉर होता है। क्या होता है? पहला एंग्लो सिख वॉर होता है। तो यहां पर आप जो है समय आ चुका है 1809, और 1809 में अब अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह जो है आमने सामने होंगे। उसके पीछे कारण क्या था, आप ये समझ लो। उसके पीछे कारण के लिए हमें यहां का जो जियोपॉलिटिक्स है उसको समझना पड़ेगा। और जियोपॉलिटिक्स क्या था जरा देख लो आप। एक तरफ
महाराजा रणजीत सिंह जी जो है लाहौर को सेंटर बनाते हुए लगातार तेजी से क्या कर रहे हैं, पूर्व की तरफ अपना विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, यह है सिख साम्राज्य। दूसरी तरफ इस बात के खतरे से लगातार सशंकित रहना शुरू कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अभी क्या कर रही है, जिसके पास अभी अवध और बंगाल का क्षेत्र है। ठीक, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका शासन अभी आपके बंबई क्षेत्र पर भी है और मद्रास क्षेत्र पर भी है। और अगर यह देखा जाए कि प्रभाव कहां तक है, तो सहायक संधि के तौर पर इनका प्रभाव कई क्षेत्र तक आ चुका था। ठीक, तो आपको एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई पड़ रही है। तीसरी तरफ आप जरा ध्यान देंगे तो अफगानिस्तान के रास्ते से, कहां से, अफगानिस्तान के रास्ते से एक नई सत्ता के आक्रमण का प्रयास किया जाएगा, और वो नया नेक्सस तैयार हो रहा है रशिया और फ्रांस के बीच में। रशिया और फ्रांस के बीच में 1808 से ही सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी कि हो सकता है कि फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट रूस के जार के साथ मिलकर भारत में जो है आपके अफगानिस्तान के रास्ते से, कहां से, अफगानिस्तान के रास्ते से जो है आपके भारत में प्रवेश करे, अटैक करे। ठीक, तो अब इस एक खतरे से ईआईसी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अभी 1776 में ही क्या हुआ था कि अमेरिका आजाद हुआ था, और अमेरिका जैसा बड़ा उपनिवेश जो है इनके हाथ से चला गया था। और ठीक अभी 30-40 साल पूरे नहीं हुए हैं कि फ्रांस ने कोशिश करना शुरू कर दिया है इनके भारतीय उपनिवेश को लेकर भी, और इसमें मदद कर रहा है उनकी रूस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में एक खतरा यह आ जाता है कि भैया किया क्या जाए, है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो अमृतसर की संधि है, ये कुल मिला के सिख साम्राज्य को एक बफर स्टेट बनाने के लिए की गई थी। सिख साम्राज्य को किसके और किसके बीच में, सिख साम्राज्य को आपके रूस और ईआईसी के बीच में एक प्रयास किया गया था कि बफर स्टेट बनाया जाए, बफर राज्य बनाया गया। और उस बफर राज्य को बनाने के लिए ही क्या की गई थी, अमृतसर की संधि की गई थी। कौन सी संधि की गई थी, अमृतसर की संधि, जो कि साइन की जाती है 1809 को। ठीक है, क्या थी अमृतसर की संधि, और मुझे आपको बताना पड़ेगा भाई अमृतसर की संधि क्या थी, अमृतसर की संधि से इनको क्या मुनाफा हुआ था। अभी समझ लीजिए कि अमृतसर की संधि जो है कुल मिला के इस समय महाराजा रणजीत सिंह की भी आवश्यकता बन चुकी थी, और इस समय के जो आपके वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो, जिन्होंने मेटकॉफ को भेजा, उनकी भी आवश्यकता बन चुकी थी। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को फ्रांस और ईआईसी के बीच में एक बफर राज्य बनाने के लिए अमृतसर की संधि की। और अमृतसर की जो संधि है, इसकी शर्तें आप देखिए क्या है। अमृतसर की शर्तें जो है, संधि की जो शर्तें, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। शर्तों के लिए आपको जो है बड़ा महत्वपूर्ण एक काम देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ये जो सतलज नदी है, ध्यान से देखिए, इस सतलज नदी को जो है क्या किया गया, कुछ इस प्रकार से गुजर जाती है। और इस सतलज नदी को 1809 में सिख साम्राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच की बाउंड्री एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली लाइन क्या निकल के आती है कि सतलज सिख साम्राज्य और ईआईसी के मध्य सीमा बन जाती है। क्या बन जाती है, सीमा बन जाती है। अब इस बात का मतलब क्या है, आप समझना चाहते हैं। महाराजा रणजीत सिंह अब कभी भी सतलज पार करके उसके पूर्व में अपना राजनीतिक विस्तार नहीं कर सकते, और ना ही वो पूर्व में कर सकते हैं, ना ही दक्षिण में कर सकते हैं। ऐसे में महाराजा रणजीत सिंह के पास केवल दो डायरेक्शन बचती हैं, एक बचा है उत्तर कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र, और एक बचा है पश्चिम में आपके डेरा गाजी खान, इस्माइल खान और पेशावर का क्षेत्र। ठीक है, तो सतलज की इस संधि का आपको क्या लगता है, महाराजा रणजीत सिंह को नुकसान हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा, उन्हें भी ईआईसी के रूप में एक मजबूत कमांडर मिल रहा है, इन केस अगर अफगान उनको परेशान करते हैं। ठीक है, यानी अब यहां पर संधि में बात तय हो गई कि रणजीत सिंह अब पूर्व में विस्तार नहीं कर सकते, पूर्व में विस्तार कभी भी नहीं कर सकते। परंतु एक सहयोग मिला कि ईआईसी अफगानों के विरुद्ध इनको सहयोग देगी, ईआईसी अफगानों के विरुद्ध इनको क्या करेगी, सहयोग जरूर देगी। ठीक है, ये एक दूसरी बात है। कुछ डिस्प्यूटेड मामले भी थे, जैसे यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि सतलज के पार भी कुछ आपके लगभग 35-40 ऐसे जो है छोटे छोटे परगने थे, जो कि आपके महाराजा रणजीत सिंह के थे। महाराजा रणजीत सिंह ने ये बोलने का प्रयास किया, ये कोशिश की उन्होंने कि भैया एक काम करो, आप हमें सिखों का सबसे बड़ा लीडर मान लो, महाराजा रणजीत सिंह को सिखों का सबसे बड़ा राजा मान लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिख यहाँ पर बड़ी बदमाशी कर रहे थे, अंग्रेज यहाँ पे बड़ी बदमाशी कर रहे थे। ये जरा सिंध के क्षेत्र पर ध्यान रखिए, अंग्रेज सारी की सारी संधि करने को तैयार हैं, लेकिन सिंध के इस क्षेत्र को लेकर अंग्रेज जो है रणजीत सिंह से उलझने को भी तैयार थे। उनको भी मालूम था कि अगर सिंध दे दिया तो महाराजा रणजीत सिंह के पास आपके कराची का, वर्तमान कराची का पोर्ट आ जाएगा, और फिर महाराजा रणजीत सिंह को पार पा पाना या जीत पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन सिंध के मामले में सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी कोई रियायत नहीं बरती। ठीक है, अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि भैया संधि का एक जरा अंतिम क्लॉज और पढ़ लेते हैं।
यदि दोनों ही सत्ताओं में से किसी ने भी अगर सतलज पार की तो इसका सिंपल सा एक मतलब यह है कि संधि का उल्लंघन है, और ऐसा भी नहीं कि संधि के किसी एक क्लॉज का उल्लंघन है। दोनों में से किसी ने भी अगर सतलज पार की, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि संधि निरस्त, उसके सारे क्लॉजेस निरस्त, और सतलज पार करना विल बी कंसीडर्ड एज एन अटैक, एक आक्रमण के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अमृतसर की संधि के साथ ही मैं आज की इस क्लास को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम 1809 के बाद आपके महाराजा रणजीत सिंह का विस्तार कहां से कहां तक हुआ, कैसे रणजीत सिंह ने अपनी यात्रा 1839 तक पूरी की, इसके बाद के जो इनके लंपट टाइप के शासक आ जाते हैं 3-4, उन्होंने कैसे सिख साम्राज्य को संभाला, और डलहौजी ने आकर किस प्रकार की नीति का प्रयोग करते हुए सिख साम्राज्य को चौपट कर दिया, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद क्लास।